रिश्ते जब टूटने की कगार पर हों, जब संवाद की डोर कमजोर पड़ने लगे, एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो भावनाओं को फिर से जोड़ सके। स्टार न्यूज भारत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने हजारों टूटते रिश्तों को बचाने का नेक कार्य किया है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध रिलेशनशिप काउंसलर डॉक्टर इंदु सुभाष की, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग से लेकर न केवल जोड़ों को एक किया बल्कि रिश्तों में नई जान फूंक दी। दूर दूर से थके हारे लोग उनके पास आते हैं और यहाँ से अपने रिश्ते को एक नई दिशा देकर लौटते हैं। उनकी अनोखी समझ और गहरी संवेदनशीलता ने न जाने कितने परिवारों को फिर से जोड़ा है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर इंदु सुभाष से एक खास बातचीत सिर्फ स्टार न्यूज भारत पर। एक समय था कि वैवाहिक जीवन जन्म जन्मांतर तक चलता। पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध होता था जिस संबंध के सहारे वो अपना जीवन एक ऐसे मोड़ पर ले जाकर के छोड़ते थे जहां वो साथ साथ इस दुनिया से विदा होते थे। उनके दिल में, उनके आत्मा में एक वो दर्द रहता था कि हम किसी के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन आज का समय और आज का परिवेश कुछ ऐसा बदला कि पति पत्नी के संबंध ऐसे कड़ू होते जा रहे हैं, ऐसे दूर होते जा रहे हैं जो समाज में प्रमुख समस्या का कारण बनता है। सबसे बड़ी बात, आजकल हत्याएं भी बहुत हो रही हैं, कहीं पुरुषों की तो कहीं महिलाओं की। ऐसे में हमारे लखनऊ में एक ऐसी समाज सेविका हैं, ऐसी रिलेशनशिप काउंसलर हैं जो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने कई ऐसे उजड़े परिवारों को, कई ऐसे बिछड़े पति पत्नियों को, कई ऐसे रिश्ते को मिलाया है जो रिश्ते टूटने के कगार पर आ चुके थे, बल्कि टूटकर बिखर भी चुके थे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर इंदु सुभाष हैं, जिन्होंने कई परिवारों को मिलाया है। आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं क्या से किस तरीके से वो अपने इस कार्य को करती है जिससे दो परिवारों का फिर से मिलन हो सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक आप काउंसलर हैं और काउंसलिंग के जरिए कई ऐसे परिवारों को जोड़ा है। किस तरीके से आप इस कार्य को करती है, कैसे उन परिवारों को फिर से जोड़ती है? धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया कि हम इस विषय पर बात कर सकें। देखिए, काउंसलिंग यानी परामर्श यानी सलाह, ये चीज़ ऐसी है जिससे आप देखते हैं कि दुनिया के सेटअप चेंज हो जाते हैं। हमने अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे देखें तो एक बार जब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे युद्ध की बात हो रही थी, उसको खत्म करना था, तो श्री श्री जी को वहाँ पे बुलाया गया था। वो आप देख सकते हैं, उसको गूगल पे डाल सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर इस तरह का परामर्शन कार्य किया कि वो युद्ध शांति में बदल गया। तो परामर्शन या सलाह देना, ये सब चीज़ें जहाँ पर हम इमोशनली लगते हैं, नॉट कमर्शियली, तो वो चीज़ें हमारे लिए पूजा हो जाती हैं। और हमें लगता है कि अगर हम अपनी सलाह से, अपने परामर्श से लोगों के माइंडसेट को यानी उनके दृष्टिकोण को बदल दें, उनकी सोच को बदल दें, वहीं पे हमारी सफलता सामने आ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने करियर की शुरुआत इससे काउंसलर के जरिए ही क्यों किया, इस रास्तों को ही क्यों चुना? क्योंकि बहुत सारे आपकी उपाधियां की हैं, आपने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, तो एक ऐसे क्षेत्र को आपने क्यों चुना, क्या कारण था? देखिए, जब मैंने महिला अध्ययन में PhD की तो शायद तब उस समय मेरी निगाह ये थी कि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर से फिर आगे जॉब करते हुए इस एज में आते हुए किसी उच्च पद पे होती। लेकिन जब विवाह हुआ तो मैंने अपने विवाह को प्राथमिकता दी और मैं उसमें ऐसी रच बस गई कि मुझे लगा कि इससे सुंदर कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन उसी समय से मैंने आसपास की जो औरतें थी, जो उनके परिवार थे, उनके लिए 1998 से काम करना शुरू किया। पैसे को बिल्कुल पीछे रखा, क्योंकि पैसे से काम नहीं होते हैं। जहाँ पे संकल्प का धन होता है, विकल्प स्वतः जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इससे मुझे अपने आदरणीय ससुर जी का बहुत सहारा मिला और वो मेरा आत्मबल थे, क्योंकि 1991 में जब मेरी शादी हुई तो उसी समय वो रिटायरमेंट हुए थे। उसी तरह मेरी सास भी थी, वही संस्कार लेके मैं अपने माँ बाप के पास चली आई थी, जहाँ मैं अपनी भाभीयों और भाइयों के बीच में रहा करती थी। वो मेरा स्नेह का जो बंधन था, जो मैंने वहाँ पे स्नेह की परिभाषा दी थी, वो चीज़ें मेरी आत्मा की में बस चुकी थी। तो मुझे लगता है कि भाषा का माधुर्य और आपके जो इंटेंशंस होते हैं, इरादे हैं, अगर आपकी नीयत बहुत साफ है तो ईश्वर भी स्वतः आपके साथ कहीं ना कहीं रोज होता है। तो जब मैं आसपास के लोगों को, मान लीजिए काम वाली है या आसपास हम कहीं अपने बेटे को स्कूल ले जा रहे हैं तो मलिन बस्ती से ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे
रुक करके बात करना कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे करते करते मेरे ग्रुप्स बनते चले गए और मैं प्रौढ़ शिक्षा से लेकर के उनको आर्थिक रूप से खड़ा करने में, साथ साथ जो मोहल्ले में स्पास्टिक बच्चे थे, दिव्यांग बच्चे थे, उनके साथ जुड़ करके उनके स्कूल से जोड़ दी और इस तरह ये जीवन की गाड़ी थी आगे चली। ये था कि हाँ कुछ तो कर ही रही हूँ अगर मैंने जॉब छोड़ा है यूनिवर्सिटी का। उसके साथ साथ दूरदर्शन आकाशवाणी से मुझे फिर चांस मिला, वहाँ मैंने करीब 10 साल से ज़्यादा काम किया और उन्होंने मुझे सिखाया कि हाउ टू स्पीक, कैसे करना चाहिए काम को। बहुत मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। लेकिन हाँ, आते जाते चलते फिरते लोग मिल रहे थे और काम चल रहा था। तो ये जो परामर्शन का कार्य है और बहुत सारी उपाधियाँ हैं, तो वो जो शिक्षा है एक्चुअली वो स्त्री को एक सजग बनाती है, उसको सबल बनाती है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा जो है ये कहा है कि ऐसा शेरनी का दूध जो झुकिएगा वो दहाड़ेगा। तो विचारों में जो शान चढ़ती है, जो हमारे काउंसलिंग में दबाव आता है, वो इसीलिए आता है कि हमारी शिक्षा ने हमें सबल किया कि हम किन बातों को मैनिपुलेट करके, किन बातों को सीधा करके, किन बातों को प्यार से कह करके और किन बातों को डांट करके किसी बच्चे की जो जिंदगी है, युवाओं की जिंदगी है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के अगर कुछ दशकों पहले देखा जाए तो जो विवाह होते थे उनमें कभी भी तलाक की गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। आज का परिवेश ऐसा क्यों बदल रहा है कि सीधा विवाह के 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के बाद तुरंत तलाक पर मामला आ जाता है। तो ऐसे आपके पास मामले आते होंगे, क्या प्रमुख कारण रहता है, आखिर ऐसे क्यों इन संबंधों में स्त्री कटता है? हाँ, देखिए 1993 एक ऐसा 1980 एक ऐसा वर्ष माना जाता है जहाँ पे महिला सशक्तिकरण की बयार बड़ी तेजी से बढ़ी। ऐसे देखा जाए तो 1917 से मान सकते हैं जब वोटिंग का राइट आया, है ना। 1956 में हिंदू वोटाधिकार नियम आया जिसमें महिलाओं को एक सशक्तिकरण की नींव रखी गई। 2005 में उसका संशोधन आया जहाँ पे सहजागी में महिला को उसका उत्तराधिकारी माना गया, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, उसमें उसको तलाक का अधिकार, उसमें उसको गोद का अधिकार, ये सारे मिले। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो एक उनका जो सोच थी या जो उन्होंने विचार से उन चीज़ों को लेके आए थे, वो उन लोगों के लिए लाए थे जो वास्तव में प्रताड़ित थी, जो वास्तव में इतनी सफोकेट थी कि उनके पास कोई राह नहीं थी जीने की। लेकिन धीमे धीमे जो ये स्वतंत्रता की बात थी, ये स्वच्छंदता और संकल्पता कैसे बदली, ये लोगों ने किसी भी हथियार का, यानी चाकू से मैं सलाद काटती हूँ, मैंने आपको सेब खिलाई काट करके, उसी से लोगों के शरीर काटने लगे, आत्मा को काटने लगे और उस हथियार को उन्होंने ऐसा मान लिया कि नहीं समझोगे तभी तुमको काटते हैं, अभी सही करते हैं। और उन हथियारों के ऊपर नाम लिखे गए 498 के। दूसरे हथियार से जो वार थे 30 थे, उसमें दूसरा चुनाव हुआ कि उसमें हमने लगा दिया 125, 3/4 हो गया, उसमें 377 हो गया, 376 हो गया। नहीं, इस तरह के कानून आ गए जिनका की लूपहोल्स निकाल करके कतिपय महिलाओं ने, दुष्ट महिलाओं ने उसका दुरुपयोग किया और वो दुरुपयोग जो है परिवारों को तोड़ गया। किसने बताया ये? हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश ने 2005 में 141 जो रिट पिटीशन थी उसमें उन्होंने कहा कि 498 इसका इतना ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है जिससे परिवारों में दुख व्याप्त हो रहा है, परिवार बिलख रहे हैं और परिवारों में कानूनी आतंकवाद व्याप्त हो गया है। ये कानूनी आतंकवाद पर 2005 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रिट पिटीशन नंबर 141 में उन्होंने फिर ये एक उसमें बात रखी कि इसका मिसयूज, इसका दुरुपयोग जो हो रहा है, इस पर सारी प्रशासनिक जो पटल है वो इस पर ध्यान दें, डीजीपी ध्यान दें और पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका मिलकर के इस कानून के दुरुपयोग को रोके। तो ये बहुत लंबी श्रृंखला है। आप जानते हैं कि अच्छाई और बुराई में लोग बुराई को जल्दी पकड़ते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में लोग ब्लैक को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही कारण है कि जो महिलाओं को ये हथियार मिलते चले गए, कतिपय जो अहम और वहम और अहंकार, इन सब की जो उससे भरी हुई जो औरतें थी, जो स्त्री कर्म पुरुष होती जा रही थी, जो आर्थिक स्वतंत्रता जो उनको सबल करके विनम्र बनाती, उसकी जगह वो आर्थिक स्वतंत्रता को उन्होंने स्वच्छंदता के रूप में अपने पैसे को सुरक्षित करके विनाश में प्रयोग किया, चाहे वो उनकी व्यक्तित्व का विनाश था, चाहे उनकी सोच का विनाश था या परिवार टूट। अभी आपने जो बात कहा, हालांकि जिस तरीके से आप काउंसलिंग करती हैं, आपके पास किस तरीके के केसेस आते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते खराब होते हैं और उनको जोड़ने का किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, मैं प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलर हूँ। मैंने बाकायदा की पढ़ाई की, मैंने MSW काउंसलिंग किया है, 2 साल की PG की है इसमें, और इंटर्नशिप भी मैंने
बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों से की, जिसमें KGMC का जो जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल है उसमें मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी। लोगों के मन को समझा था कि आखिर वृद्धावस्था तक आते आते लोगों के भाव ऐसे क्यों हो जाते हैं जो आंसुओं में होते हैं, या वो चीजें भूलने लगते हैं, या उनका ऐसा होता है कि वो आक्रोश में होते हैं, या फिर वो बहन का शिकार हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिया जो भी XYZ। उसमें महिलाओं के केसेस सबसे ऊपर थे। मैं सुबह से लेकर शाम तक उन चीज़ों को सीखती थी, डॉक्टर्स के बहुत सहयोग मिला मुझे। इसके साथ मैंने वृद्धाश्रम में जाकर के भी इंटर्नशिप का दूसरा पार्ट किया कि आखिर परिवारों का ताना बाना कहाँ टूटा, जो आज इस अवस्था में लोग हैं कि वो अकेले कमरे में पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों से ये समझ में आया कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो 12-15 साल तक के हैं, उनके साथ बुजुर्गों की शिकायतों से भाषा के अनुशासन थी, दूसरा समय नहीं देते, क्योंकि वो भी तरसते कि बच्चे मेरे पास बैठे सीखे, हम भी खेलें उनके साथ। बच्चे कहते हैं कहाँ इनके साथ करेंगे, टीवी ना देख लें। फिर आता है युवा पीढ़ी का। युवा पीढ़ी का क्या सीन है कि उनको टीवी में देखना है ताजवी कभी बहुत, उनको देखना हनुमान चालीसा। तो ये आता है विचारों का अंतर आ गया। कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जहाँ सास और बहू मिलकर के सास भी बहू देखती है और अच्छा हो जाता है उसमें। फिर आता है एक 50 साल और एक 80 साल के उसका अंतर, जो विचारों का अंतर है, क्योंकि 50 से 55 साल के लोग डिसीजन मेकिंग वाली अवस्था में होते हैं, उनके बच्चों की शादियां हो रही होती हैं। उसमें वो 80 साल के जो बुजुर्ग होते हैं उनके कहीं ना कहीं मतों के अंतर होते हैं, वो थोड़े तीखे हो जाते हैं, क्योंकि जो बड़ा वाला जो प्रौढ़ अवस्था वाला हमारी एज वाला व्यक्ति है वो 80 साल को कहीं ना कहीं अपने डिसीजन से ओवर पावर करना चाहता है। तो इस कारण जो ताना बाना है विचारों के अंतर का 4-5 पीढ़ियों का, जो 4 पीढ़ियां हैं उसमें, इसी में केमिस्ट्री बिठाने के नाम पर कहीं पे प्री मैरिज काउंसलिंग की आंटी मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप से कैसे समझाऊँ, लड़की बस इंटरकास्ट है और तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। या और भी बहुत टिपिकल केसेस होते हैं कि मैम हमने लड़की तो पसंद कर ली है, लेकिन हम ये नहीं पता कर पा रहे कि लड़की की शिक्षा क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अफेयर हुई है, सास फोन करती क्या आप कुछ हेल्प कर सकती हैं, ऐसा भी करते हैं। बड़ी सक्सेसफुल रही ये चीज़ कि जहाँ परिवार ने मुझे संपर्क किया कि क्या आप जिस लड़की या लड़के को हम देख रहे हैं थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री निकाल सकती हैं। पता नहीं कितने लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने शादी.com पर अपने पेरेंट्स के साथ साथ या उनको हटा करके मेरा ही नंबर दिया हुआ है। उससे क्या होता है कि एक काउंसलर बिंदास खुल करके उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, दूसरा क्योंकि कानून की पढ़ाई की है तो हम और अपने जो हमारा अपना ज्ञान है या हमारे रिसोर्सेज है हम उनकी और भी हिस्ट्री जान सकते हैं, जिससे कि हम दोनों परिवारों को बचा सकें। अगर वो झूठ बोले तो उनको इतनी हिम्मत आनी चाहिए कि जो भी रिश्ता वो बनाने जा रहे हैं तो वो सच पे आधारित होना चाहिए। यही एक मेन मुद्दा है कि लोग फैसिनेशन में झूठ पे रिश्ते बना लेते हैं और जैसे ही झूठ का पर्दा हटता है सारी चीजें धीमे धीमे दिखने लगती है। भाई तुमने तो होम साइंस में पढ़ाई की थी, तुम रोटी बनानी नहीं आती, खाना बनानी आती है। अब ये पढ़ाई करके हमने इसमें पढ़ाई की है, हमने PhD की है, तो क्या तुम्हारे यहाँ रोटी बनाने के लिए करिए सिर्फ ढक करके हम बैठेंगे यहाँ पर, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। तो ये जो ताना बाना है लोगों के बीच का, जो सास को ये समझना चाहिए कि सड़क छोड़ उसको जाना है तो फिर लेट हर गो, हम कर लेंगे उस काम को भी, कौन सी बड़ी बात है। तो जो प्री एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में मेरे पास 69 ईयर्स का कपल भी आया, 75 ईयर्स का कपल भी आया, तो जिनकी शादी अभी हुई हो उनकी शादी के 15 दिन बाद ही वो यहाँ बैठे हुए थे। एक कपल ऐसा आया कि वो विदेश की, मेरी काउंसलिंग काफी पॉपुलर है विदेशी में, जहाँ जहाँ भारतीय लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, युवा दंपत्ति होते हैं, तो वो मैं फोन पे बात कर रही हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मुझे वो यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी अटैचियाँ लेकर खड़े हुए थे, टोरंटो से यहाँ पे आ गए कि हमने आपको देखना था कि आखिर आपने इस केस को कैसे सॉल्व किया, हमारे कुछ और इश्यूज थे जो हम फोन पे कह नहीं पा रहे। वो 8 घंटे यहाँ पर रहे, लेकिन दैट वाज एक अमेजिंग सेशन। और जब वो उसके रिजल्ट सामने आए तो वो लोग बहुत सेटिस्फाइड थे। ऐसे बहुत विदेशों से, देश से भी, पूरे देश में जगह जगह से युवा दंपत्ति यहाँ पर आते हैं और वो सामने आकर के, क्योंकि देखिए हम विवाह के कार्ड न तो पुलिस को देते हैं, नहीं किसको देते हैं, कचहरी को देते हैं, न्यायपालिका को नहीं देते, किनको देते हैं, बड़े बुजुर्गों को देते हैं। मैं एक सीनियर एज की महिला, तो वो मेरे उस रूप पे, माँ के रूप पर विश्वास करते कि मेरी माँ है सही, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा देगी, लड़के को भी पिटाई कर देगी, मेरी भी पिटाई कर देगी, जो बताएगी वो हमारे अच्छे के लिए बताएगी। तो जो ये टूट रहे हैं रिश्ते, अगर उसमें कोई काउंसलर बीच में आ जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उसमें अगर रिश्ता चलना होगा तो प्यार से उसमें छोटी छोटी बातें तय कर ली जाती हैं और उनके दिल पे वो अंकित कर दी जाती है, बेटा इसको ऐसे करना, और टिपिकल हो तो
MOU साइन कर लेते हैं, वो कोई रजिस्टर्ड नहीं होता, तो बहुत जरूरत है तो उसको रजिस्टर्ड भी करा लेते हैं। आज समाज में दो चीजें इस समय बहुत ट्रेंड में चल रही है, एक तो हत्या, सबसे बड़ा अभी आपने देखा होगा उदाहरण मुस्कान। तो ये मामला जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रतिदिन कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, पुरुषों की इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, उसमें दोषी कौन है, आखिर इस तरह की मानसिकता क्यों उपज रही है, इसके लिए क्या रोकथाम होना चाहिए? सर देखिए, एक ये ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग हो रही है, ट्रेंड चल रहा है ये, और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मीडिया बंधुओं का है। घटनाएं पहले भी हो रही, सामने जो मुखर रूप से आई हैं वो मीडिया की इतनी खोजी पत्रकारिता है, इतनी कहना चाहिए कि सफाई के साथ, स्वच्छता के साथ पत्रकारिता है, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि भारत में जेंडर बायस्ड कानून है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या उनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। अब तक नहीं सुनी गई, अभी तक कितने साल हो गए हमारी आज़ादी को, हमारे संविधान को बने हुए इतने साल हो गए, जिनकी कानूनों में वो संशोधन नहीं किए गए जो आज की प्राथमिकता है। महिला आज सशक्तिकरण की एक मुख्य उसमें चल रही है, तो क्या आज पुरुष का जो एक सशक्तिकरण खत्म हो रहा है, पुरुष सशक्तिकरण की दिशा से कम हो रहा है। लोग इसको कभी कभी अपने अहम पे लेते हैं, अब लोग हमारे पुरुषों की बातें की जाएंगी, नहीं भाई, सदन में संसद में बातें उठी कि भाई पुरुष मंत्रालय हो, तो लोग हंसने लगे, उसको उन्होंने मजाक के वे में लिया। उस समय मीडिया के साथ, मीडिया को इस तरह की खबरों को सामने लाना और बहुत तेजी के साथ, बहुत प्रूफ के साथ सामने लाना, उसमें अब ये पुरुष की जो व्यथा है वो खुलकर के सामने आई है, शायद पहली बार। और जो महिलाएं हिंसक हो रही हैं, उसमें विवेचना करने वाला विषय ये है कि उनका खुला कॉन्ट्रासेप्टिव का खुल करके मिलना। कुमारी लड़की उसको उठा रही, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे नहीं मिल रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव, वो गर्भ निरोधक चीजें जो है वो खुल करके मिलती हैं। और जो अपनी जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे से गांव में आकर के शहर में आती है, तो वो शॉर्ट टर्म पे चलती है। शॉर्टकट क्या है लाइफ का आगे बढ़ने का, वो 10 रुपये लेके आते हैं, उनके यहाँ खर्चे 110 के हो जाते हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये बहुत सारी चीजें होती है। दूसरा, ये गैजेट्स, इनको कैसे चलाएंगे, और ये चल रहे हैं, तो मैं तो यूट्यूब पे अपनी पढ़ाई भी देख सकती हूँ, उसी के साथ साथ फोन वीडियो भी देख सकती हूँ। तो फोन वीडियो का खुल करके मिलना, यानी इस तरह की सामाजिक ऐसी सामग्री जिसको कि हम सोचते हैं कि ये विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों को शिक्षा पर ध्यान जाना चाहिए। तो ऐसे जो टूल्स हैं, उन्होंने बच्चों के या युवा पीढ़ी के, लड़कियों की, विशेषकर लड़कियों के दिमाग में ढेर में, उनको लगता है क्या हो गया, अगर हम एकदम समय बिल्डिंग चलेगा शराब के लिए, तो ये ना बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का जमाना है। ब्यूटीफुल के लिए वो किन ड्रेसेस में आ रही हैं, आप उसी जावेद को सामने रख सकते हैं, या फिर बहुत सारे बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में किस हद तक वो अपने लोकर जा सकती, किस हद तक वो कपड़ा उड़ा करके नीचे का दिखा सकती है और उसमें एकदम से शर्मा कर कैसे भी कर सकती है। तो ये बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का एक जमाना, एक माइंडसेट आ चुका है, और लोग वही दिखाते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। एक आखिरी सवाल, आप ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? अगर किसी का रिलेशन खराब हो रहा है, वो चाहता है आपसे मिल करके अपने उस जीवन को, अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाना चाहता हो, तो वो आपसे कैसे संपर्क करें और किस तरीके से आपको उससे अपील करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरे पास कॉल भी आते हैं, मेरा जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 180018000060, उसका गूगल पे भी देख सकते हैं। तो हम यही सिखाते हैं कि पहले जिंदगी में विनम्रता, अगर रिश्तों में भाषा का अनुशासन हो, निगाहों का अनुशासन हो, वस्त्रों का अनुशासन हो, और एक माधुर्य रहे परिवार में, कैसे कर लेते हो, क्यों नहीं, क्यों कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, कितना अच्छा तुम करती हो, कितना अच्छा तुम करते हो। छोटी छोटी बातों से ही हम एक दूसरे के दिल में जगह बनाते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो एक काउंसलर होता है वो कोशिश करके यही बताता है कि प्यार हारने का नाम होता है, जीतने का नाम नहीं होता। लोग आज रिश्तों में जीतना चाहते हैं, हमें हारना होगा, हमें चीज़ों को समझना होगा, हमें दूसरे की भी बात को सुनने के लिए समय देना होगा, और कोशिश करना होगा कि अगर उसके बातों में 5 में से 2 में दम है तो 2 को हम ले लेते हैं और 3 को हम समझा देते हैं। अगर 2 ले लेंगे तो 3 आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा, जो बड़ी पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी है, बड़ी पीढ़ी को जरूर समझना होगा कि आखिर जो इनोवेटिव आइडियाज युवा पीढ़ी के दिमाग में वो हमारे पास नहीं है। जो मॉडर्न गैजेट्स से हमें सीखना चाहिए, जो तरह तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अगर हम उनके साथ बैठ के भी देख लेंगे तो हमें भी थोड़ा सा, उनको भी अच्छा लगेगा कि दादाजी हैं तो भाई उनको शायद हम देखेंगे कैसे प्रोग्राम को। तीसरा ये कि डे केयर सेंटर्स में बुजुर्गों के लिए वो सुबह 10 बजे निकले, वो अपने एज के लोगों के साथ हैं, वहाँ वो कैरम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अपने पुराने जमाने की पिक्चर देख के खुश हो रहे हैं, और वो घर में आ रहे 4-5 बजे, जिसमें उनके पोता पोती घर में आ गए, वो उनकी पढ़ाई में लग गए।
बहू ऑफिस से आने वाली तो पत्नी के साथ फटाफट बैठ के सब्जियां काटी, बहू आएगी फटाफट सारी चीजें तैयार करा दी मेघ के साथ। अब उसको आगे क्या करना है, बेटा अगर तुम्हारी इच्छा हो तो चाय का पानी चढ़ा हुआ है, दूध डाल दो, चाय परस के ले आओ। पति साथ में गया, ठीक है तुम रोटी सेको, तुम रोटी दे लो मैं सेक देता हूँ। तो ये जो जेंडर न्यूट्रल प्लेसेस हैं, कौन सी, किचन है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, ये महिला के लिए नहीं बनी है। अगर MBA बीवी लाए हैं, बहू लेके आए हैं, तो आप उससे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो सिर ढक करके सारी चीजें करेगी और आप उसकी चीजों को क्रिटिसाइज करके उसके आंसू में वो आपके घर आई है ना। तो आपको उसकी सुख सुविधाओं का और उसके सम्मान का ध्यान रखना पड़ेगा। सम्मान से ही प्रेम आता है। दूसरा, लड़की से हम कहते हैं जब हॉस्टल में और अपने वर्किंग प्लेस पर उनके नियमों का पालन करते हैं, तो ससुराल में आकर के उनके नियमों का पालन करने में कौन सी बड़ी बात है। तो ये छोटी छोटी सलाहें हैं जिनको लेकर के हम लोगों से यही कहते हैं कि प्यार में डूब जाते हैं तभी पार होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बात करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर इंदु सुभाष। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि परिवार में मधुरता बनाने के लिए परिवार को एकजुट होना पड़ता है, बड़े बुजुर्गों का साथ होना, यानी अगर बुजुर्ग आपके साथ बैठ रहे हैं, घर के जो परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं उनके साथ उनका जो अनुभव है अगर उसको आप शेयर करते हैं, उनके साथ बैठते हैं या वो आपके साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो समस्याएं हैं 50% से ज़्यादा हल हो सकती है। दूसरी, एक दूसरे के प्रति ये भावनाएं भी रखनी चाहिए कि हमें किसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर हमारे पति हैं या हमारे पिता हैं या हमारे बड़े भाई हैं तो हमें उनका सम्मान और उनका आदर करना चाहिए। इन सब में मधुरता लानी चाहिए। केवल मधुरता लाने से ही परिवार में संयम हो सकता है। हालांकि इन्होंने बात करते करते ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से महिलाएं, आजकल की महिलाएं पुरुष को उत्पीड़न कर रही हैं, उनको भी ये समझना होगा कि पुरुष के बिना महिला नहीं और महिला के बिना पुरुष नहीं। तो फिलहाल जिस तरीके से आज का परिवेश ये बदल रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत में जा रहा है, लेकिन इसको सुधारने की आवश्यकता होगी।